एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादीच एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी प्रश्नोत्तरी जो चल रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। इसी सीक्वेंस में आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने उद्यान विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो फल विज्ञान हो चाहे सब्जी विज्ञान हो, इन दोनों में से प्रश्न बनते हैं। पोमोलॉजी हो या ओलेरिकल्चर हो, इनके प्रश्न ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वो जेट का हो, CUT का हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या और भी कोई एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिएगा आप, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि वृक्षों की अनावश्यक शाखाओं को, जो शाखाएं आपके काम की नहीं है, उन शाखाओं को उनके मूल स्थान से काटकर अलग कर देने की प्रक्रिया कहलाती क्या है? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते क्या है? विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, छंगाई, विरलन, जुताई या सभी। तो याद रखिएगा, अनवांटेड जो ब्रांचेस होती है उसके रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? थिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिनिंग। थिनिंग, THINNING, थिनिंग। और थिनिंग किसको कहा जाता है? विरलन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विरलन, थिनिंग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बाग लगाने की किस विधि में अलग अलग मेथड होते हैं? आपको ध्यान होगा, आपने ओरचार्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, पंचभुजाकार, कंटूर विधि, ये सब विधियां आपने कहाँ पढ़ी है? ओरचार्ड के अंदर पढ़ी है। ओरचार्ड लगाने की अलग अलग विधियां हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि इन सारी विधियों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकता है, चाहे वो वर्गाकार हो, क्या वो आयताकार है, क्या वो षटभुजाकार है, क्या वो त्रिभुजाकार है। तो आपको पता है हाईएस्ट जो यूज हो सकता है वो कौन सी विधि में हो सकता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? षटभुजाकार विधि। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए जो तना है, स्टेम, वो परिवर्तित होकर जब खुद अपने अंदर खाने को इकट्ठा कर लेता है, फूड को स्टोरेज कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, आकंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। सारे हिंदी वर्ड है, लेकिन आपको टिपिकल वर्ड भी पता होने चाहिए। हो सकता है इंग्लिश में वहां लिखा हुआ नहीं आए। तो आंसर देखिएगा इसका, इसे कहा जाता है प्रकंद। क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है, राइजोम। तो याद रखिएगा, जब तना परिवर्तित होकर अपना भोजन संग्रह करने लगता है तो उसे हम क्या नाम बोलेंगे? प्रकंद कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट राज्य में आम, कौन से राज्य को आम का उत्पादक नहीं माना जाता है? मतलब थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन प्रोडक्शन के रेफरेंस से बात करें तो हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य को आम का ऐसा उत्पादक नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना आम का प्रोडक्शन एज कंपेयर टू दूसरे राज्यों के नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा, राजस्थान राज्य को आम का उत्पादक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आचार, पिकल्स। आचार में परिरक्षण के लिए नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 15%, 10%, 25% या 35%? 35% में तो कोई खाएगा नहीं अचार, क्योंकि बिल्कुल ही खारा हो चुका होगा। तो देखिए, आचार में परिरक्षण के लिए नमक की जो क्वांटिटी यूज करते हैं वो करते हैं हम 15%। याद रखिएगा इसको। आचार पिकल के अंदर प्रिजर्वेशन हम करते हैं कितने परसेंट नमक से? 15% नमक से, ठीक है। देखिए केले, म्यूसा पैराडिसिए का जो वृक्ष है उसका प्रोपोगेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केले के वृक्ष का प्रवर्धन या प्रसारण किस विधि से किया जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, बडिंग, क्राउन, कोर्ड सकर्स या वाटर सकर्स। तो याद रखिएगा,
सकर्स से होता है कंफर्म है, लेकिन वो सकर्स वाटर वाले नहीं होते हैं। उन सकर्स को हम क्या नाम बोलते हैं? स्वॉर्ड सकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बनाना के जो ट्री होते हैं उनका प्रोपोगेशन हमेशा स्वॉर्ड सकर से होता है, क्योंकि ये अच्छे ओजस्वी होते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन होता है इसके थ्रू वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए याद रखिएगा, केले के वृक्ष का प्रसारण हमेशा एक ही मेथड चूज करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? स्वॉर्ड सकर्स। नेक्स्ट देखिएगा, सिगाटोका। देखिए, सिगाटोका का संबंध किस फल वृक्ष है? तो ये सिगाटोका होता क्या है? सिगाटोका एक फफूंद से फैलने वाला रोग है, फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज है। और इसका प्रकोप इतना ज्यादा होता है कि उत्पादन में 80% तक कमी आ जाती है। अब ये यहाँ प्रश्न पूछा गया कि सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सिगाटोका का संबंध म्यूसा पैराडीसिए का बनाना से है। इसमें ये फफूंद से होने वाला रोग लगता है और बहुत डैमेज करता है अगर आपने इसको प्रिजर्व नहीं किया तो। और इसका जो प्रवर्धन होता है वो एफिड के थ्रू होता है, वो भी आप याद रखिएगा। उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो सिगाटोका एक फंगल डिजीज है और किसमें होता है? मुख्य रूप से केले में होता है। और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो 80% तक उत्पादन में कमी आ जाती है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से बेर की फैमिली कौन सी है? बेर, जिजीपस, जुजुबा, जिजीपस स्पीशीज की फैमिली कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, मिरिटेसी, रेमनेसी, एनाकार्डियेसी या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बेर की जो फैमिली है वो है रेमनेसी, रेमनेसी। और मिर्टेसी किसकी फैमिली? अगर आपसे मिर्टेसी का पूछने तो मिर्टेसी किसकी है? नहीं, आम की तो अनाकार्डियेसी है। अनाकार्डियेसी किसकी है? आम की। और मिर्टेसी किसकी होगी फिर? अमरूद की। किसकी होती है? मिर्टेसी फैमिली है अमरूद की। तो देखिए, मिर्टेसी किसकी फैमिली हो गई? अमरूद। बेर की फैमिली कौन सी हो गई? रेमनेसी। और एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली हो गई? आम की। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनिषेक जनन। पार्थेनोकार्पी का नाम सुना होगा आपने, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फल, जिसमें फल का निषेचन नहीं होता है फिर भी फल उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है। ऐसा कौन सा फल है इन चारों में से? केला, कटहल, आम या सेब? तो याद रखिएगा, इन चारों में से भी आंसर क्या है? केला। अनिषेक फलन का उदाहरण कौन सा फल होगा? तो उसका आंसर है केला, म्यूसा पैराडीसिए का। नेक्स्ट देखिएगा, मिलीबग। देखिए, एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं आपको पता है? एंटोमोलॉजी के अंदर, कीट विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि मिलीबग किस फल का प्रमुख कीट है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, आम, अंगूर, अमरूद और पपीता। तो याद रखिएगा, इन चारों में से जो आंसर है वो है आम। मिलीबग किसका कीट है? मेन आम को प्रभावित करता है, आम के फल को प्रभावित करता है। और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसे हम बोलते हैं आम का कीट। तो मिलीबग किसका कीट हो गया? आम का। नेक्स्ट देखिए, अंगूर। अंगूर में प्रूनिंग जब हम करते हैं, कटाई छटाई, आप जानते हो, अंगूर में प्रूनिंग का सही समय क्या है? विकल्प दे रखे हैं आपको, जनवरी, मार्च, मई और जुलाई। तो याद रखिएगा, अंगूर में जो प्रूनिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो साल का फर्स्ट महीना होता है, जनवरी। अंगूर में प्रूनिंग जब आपसे करने का पूछे कि मैक्सिमम पॉसिबल या मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ प्रूनिंग इन ग्रेप इज, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनवरी। समझ में आ रही है आपको बात? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे, आंवला। आंवले के फल का प्रकार क्या है? आंवले का फ्रूट टाइप क्या कहलाएगा? विकल्प दे रखे हैं आपको, ड्रुप, नट,
सोरोसिस और कैप्सूल। तो याद होगा आपको, ध्रुव हम किसको बोलते हैं? आम का, ये तो आपको पता है। सोरोसिस, सोरोसिस जो फल प्रकार है वो होता है अनार का, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइनएप्पल अनार का, और आंवले के फल को कहा जाता है कैप्सूल, ये भी आप याद रखिएगा। और नट तो हम किसको बोलते हैं? आलमंड, बादाम, इन सब के जो होते हैं वो नट कहलाते हैं, बादाम। तो अगर आपसे पूछें कि आंवले के फल का प्रकार क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सूल। और अगर यहीं पे एक नाम दे रखा है सोरोसिस, तो सोरोसिस किसका फल टाइप हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनार। ध्रुव तो आप जानते हो, आम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कैंडी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे वो जैम हो, जेली हो, स्क्वैश हो, मार्मलेड हो, तो वहीं पे एक नाम आता है कैंडी। तो कैंडी बनाने के लिए शुगर कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? चीनी की मात्रा उसमें कितनी होनी चाहिए? अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आए, उसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 90 से 95%, 68 से 70%, 60 से 65%, या 50 से 55%। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 68 से 70% तक चीनी की मात्रा होनी चाहिए। किसके लिए? कैंडी के, कैंडी बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ रहे हैं कि कैंडी बनाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 से लेके 70% तक चीनी की मात्रा उसमें होनी चाहिए कैंडी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा। संतुलित भोजन में जब हम बैलेंस राशन की बात करते हैं, बैलेंस फूड की बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट के अंदर फल भी आवश्यक होते हैं, सब्जियां भी आवश्यक होती है, मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि आप जब संतुलित भोजन की बात करते हो तो उसमें फ्रूट्स की मेन इंपॉर्टेंस क्या है? मिलते सब है, सबसे सब मिलता है, लेकिन फ्रूट्स को मेनली अगर आपको एक ही चीज के लिए यूज करना हो तो वो किसकी उपस्थिति होगी? क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि संतुलित भोजन में फलों का अधिक महत्व उनमें उपस्थित किस तत्व के कारण है? विकल्प दे रखे हैं आपको, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा, संतुलित भोजन में फलों का जो मेन महत्व है वो किस कारण से है? वो है विटामिन और मिनरल्स के कारण से है। विटामिन और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स के कारण से इस भोजन में फलों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और खनिज। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, अनार का उत्पत्ति स्थल किसे माना गया है? अनार का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, ईरान, इराक, बर्मा या भारत। तो याद रखिएगा, अनार का उत्पत्ति स्थान माना गया है ईरान को। क्या माना गया है अनार का उत्पत्ति स्थल? ईरान को। अनार का वानस्पतिक नाम आप बताना, अनार का वानस्पतिक नाम मैं बता देता हूं आपको, प्रूनिका ग्रेनेटम। मैंने आपको हर क्लास में बताया हुआ है कि आपको वानस्पतिक नाम तो याद करने हैं, चाहे वो फलों के करो, सब्जियों के करो, फसलों के करो, खरपतवार के करो, साथ साथ पशुओं के भी करो। बहुत सारे वानस्पतिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, लेकिन इनमें से प्रश्न बनता है तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप एग्जैक्ट मत याद करो, आप स्पीशीज पीछे वाला वर्ड छोड़ दो, आगे का वर्ड तो याद करो। कि चलो हमको याद नहीं है तो प्रूनिका याद कर लिया, कोई बात नहीं, प्रूनिका स्पीशीज चल जाएगा काम। क्योंकि लिनियस ने जब बताया था तो उसने फर्स्ट नाम बोला था कि वंश का जो नाम है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा, जाति चेंज होती रहती है। तो आप वंश तो याद करो कि अनार का वानस्पतिक नाम क्या है, तो प्रूनिका स्पीशीज। ठीक है, चलिए आगे याद करिएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैम और जेली जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है कि हाँ रेडी टू सर्व, अब आप इसका यूज कर सकते हो, उस समय उसका तापमान क्या होगा या कितने डिग्री टेम्परेचर पर जैम और जेली तैयार हो जाती है? 11 12 बहुत सी कक्षाओं के अंदर आपको जैम जेली कहीं बनाना लिखाया सिखाया हो,
तो याद होगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं जैम और जेली का तापमान कितना होता है जब वो रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। विकल्प दे रखे हैं आपको 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा जैम और जेली एग्जैक्ट जो तैयार हो जाती है वो होती है 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बिल्कुल तैयार हो जाती है। जैम की सबसे अच्छा किसका बनता है? एप्पल का। जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है? अमरूद की। और जेली बनाने के लिए अमरूद में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है जिससे उसकी जेली अच्छी बनती है? उसका आंसर है, जानते हो आप लोग, अभी नहीं बोल रहे हो बस, पेक्टिन। याद रखिएगा जेली तभी अच्छी बनेगी जब उसमें पेक्टिन प्रेजेंट होगा, और वो किस में होता है? अमरूद में होता है, इसीलिए अमरूद की जेली सबसे अच्छी बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए निम्न में से ये वो बेसिक क्वेश्चन है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, दो तरह के फ्रूट होते हैं, आपने सुना होगा क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। यहाँ पे आपको पूछा है कि क्लाइमेट्रिक फूल का उदाहरण, सॉरी क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण इन सारों में से कौन सा है? नींबू, संतरा, केला या सभी। तो याद होगा आपको क्लाइमेट्रिक फल का इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? केला। ये बाकी सब क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि क्लाइमेट्रिक कौन होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक कौन होते हैं। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केला। मुरब्बा बनाना है साहब आपको, ठीक है, बनाओ मुरब्बा, बनाओ जैम, बनाओ जेली, बनाओ बनाओ। अभी आपने बताया जैम आपने एप्पल से बना दिया, जेली आपने अमरूद से बना दी। अब आपके सामने क्वेश्चन आया मुरब्बा। मुरब्बा के लिए सबसे उपयुक्त फल इन चारों में से कौन सा है? विकल्प दे रखे हैं आपको, अमरूद, आम, आंवला और सेब। तो याद, ये तो आपको याद होगा मुरब्बा सबसे अच्छा किसका बनता है? आंवला का बनता है। तो याद रखिएगा मुरब्बे हेतु उपयुक्त फल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंवला, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस या एम्बेलिका स्पीशीज। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पहाड़ी भूमि पर, अगर आपको पहाड़ी भूमि पर वृक्ष लगाने हैं तो उसकी सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जब हमने सारी विधियों की बात करी तो हमने एक बात बताई थी इसके बारे में, वही क्वेश्चन है। विकल्प दे रखे हैं आपको, कंटूर, वर्गाकार, आयताकार या सभी। तो पहाड़ी भूमि मतलब भूमि कैसी हो गई? असमतल। तो याद रखिएगा असमतल भूमि जो होती है वहां पे जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को कहा जाता है कंटूर विधि। असमतल भूमि, असमतल भूमि पर अगर आपको फल वृक्ष लगाने हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे, किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? कंटूर विधि। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो देखिए आज मैंने आपको उद्यान विज्ञान में फल विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, इन्हें याद करिएगा। हो सकता है कोई एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह की सीरीज रेगुलर चल रही है इसी चैनल के ऊपर। एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो के लिंक आपको रेगुलर मिलते रहे, नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे। बनाए रहिएगा आपका सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।